सभी को मेरा प्रणाम। सेमेस्टर 2 2022 अप्रैल के लिए एक नया पेपर लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है निबंध लेखन या प्रस्ताव लेखन 200 शब्दों में और अंक होंगे 12। पहला प्रश्न है आपके जीवन का सबसे, जैसा कि आपको पता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पहले प्रश्न में 5 ऑप्शन है, 5 विकल्प है और एक चित्रवर्ण है जो हम नीचे में बताऊंगी आपको। उसमें से कोई एक ही आपको करना है, ओनली वन। तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है और क्यों? मतलब एक ऐसे दिन के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है वह दिन। तो उस दिन के बारे में न सिर्फ आपको बात करनी है, बल्कि वह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आपको यह भी विस्तार पूर्वक बताना है। फिर उसके बाद है उस दिन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। क्या अचीव किया था? क्या उपलब्धि है आपकी उस दिन? मतलब क्या पाया था आपने उस दिन? ऐसा ऐसे क्या मिला आपको जिस वजह वह दिन इतना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में? और अगला इसका भाग है कि आप उस दिन को क्यों भूल नहीं पाएंगे? ऐसा क्या है उस दिन में कि आप आजीवन, थ्रू आउट योर लाइफ, अपने जीवन में आप उस दिन को भूल नहीं पाएंगे, आप उसे याद रखेंगे। आप पाएंगे कि शब्द संख्या लगभग 200 है और यहाँ पर 4 अलग अलग इसमें गाइडलाइंस है। कौन कौन सी 4 गाइडलाइंस है इसमें अलग अलग? आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है, क्यों है, उस दिन की उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो 1, 2, 3, 4, 4 गाइडलाइंस, 200 वर्ड्स। अगर हम 200 वर्ड्स को 4 से डिवाइड करते हैं तो 50, कम से कम 50 शब्द अगर हम प्रति पॉइंट को भी दें और एक भूमिका में 2 वाक्य लिखें और अंत में उपसंहार में हम कम से कम 3 से 4 वाक्य लिखें, तो हम आसानी से इस बेड़े को हम पार लगा सकते हैं। तो जय माता दी कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना काम यहाँ पर शुरू करते हैं। हम चाहे तो यहाँ आरंभ कर सकते हैं इस तरह से कि बहुत पुरानी बात है ये, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बात बहुत पुरानी नहीं है, लगभग 5 वर्ष पुरानी बात है, या यह बात तब की है जब मैं अपने ग्रेजुएशन के, अपने बीए के प्रथम वर्ष में था। ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनते हुए आप अपने शब्दों में से लिखिए। रट्टू तोते मत बनिए कि टीचर जो बता रही है मैं वर्ड टू वर्ड वही लिखूंगा, नहीं, आप इसे सुनिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बात तब की है जब मैं बीए प्रथम वर्ष में था, आप चाहे तो ये लिखिए, या फिर कक्षा 10वीं में था, आप ये लिख सकते हैं, या कक्षा 10वीं में थी, आप ये लिख सकते हैं। तो माता पिता मुझे अक्सर समझाते रहते थे कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, अपने छोटे छोटे कामों को स्वयं करना चाहिए। तो मैं भी सोचता था कि क्या मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ, बड़ी हो गई हूँ? तो आप इस तरह से इसे एक भूमिका दे सकते हैं। भूमिका समझते ना, इंट्रोडक्शन, इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं कुछ और भी इंट्रोडक्शन की बात आपसे करने वाली हूँ। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा जीवन अनेक घटनाओं से, अलग अलग घटनाओं से पूर्ण रहा है, लेकिन इन घटनाओं में से एक घटना ऐसी है जिसे मैं भूले नहीं भूल सकता हूँ, या भूले नहीं इस घटना को मैं भूल सकती हूँ। आप चाहे तो इसका आरंभ आप इस तरह से भी कर। इसके अलावा और जो आरंभ आप यहाँ पर लिख दे सकते हैं कि आप साइकिल चलाने गए, वहां पर ऐसा हुआ, कुछ हुआ, खेल के मैदान में कोई घटना घटी, उस घटना की जिक्र कर सकते हैं, वहां पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। रेलगाड़ी के किसी अनुभव की बात कर सकते हैं, यात्रा का अनुभव लिख सकते हैं आप। आपने किसी की जान बचाई हो, मैं उसी बारे में अभी बात करने वाली हूँ, वो यह बात लिख सकते हैं। फिर आप सुबह सुबह परीक्षा के लिए घर से निकले और रास्ते में एक ऐसी घटना घटी कि जिस वजह आप अपने विद्यालय में देर से पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ और उस घटना ने कैसे आपको जीवन जीने का नजरिया आपका बदल दिया और आपको क्या अचीवमेंट हुआ, क्या उपलब्धि रही आपकी, तो आप यह भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है और क्यों। तो मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया कि भूमिका में आप क्या क्या लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर आरंभ कीजिए कि घटना बहुत पुरानी नहीं, यही 3-4 वर्षों की है। हमारे विद्यालय की ओर से ग्रीष्मावकाश में हमारी मित्र मंडली ने और मैंने, हम लोगों ने यह, मतलब यह निश्चय किया था, हमने यह निर्णय किया था कि हम श्रीनगर घूमने जाएंगे, हम कश्मीर घूमने जाएंगे। कश्मीर आपको पता है, डल लेक जो झील है उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हमने वहां पर एक हाउस बोट किराए पर लिया। देखिए, आप चाहे तो आप साइकिलिंग के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि आप मित्रों के साथ साइकिलिंग पर गए
और कितनी दूर निकल गए पता ही नहीं चला। शाम हो गई, साइकिल खराब हो गई यार, रास्ता भटक गए, उसके बाद क्या अचीवमेंट हुआ, आप कैसे वापस आए वहां पर, कैसे अपने अपने मित्रों की मदद की, कैसे आपने तुरंत बुद्धि का आपने वहां पर प्रयोग किया। तो वैसे ही मैं जो बता रही हूँ कि जल विहार के लिए, जल विहार मतलब नौका यान के लिए, जब आप नाव पर बैठते बोटिंग करते उसे हम कहते हैं जल विहार। तो जल विहार, मैं कुछ शब्द जो है वो मैं लिख देती हूँ। जल विहार के लिए डल झील जैसी निर्मल झील मैंने आज तक नहीं देखी थी। ये आप जब लिखेंगे तो आप कह सकते हैं ऐसा। तो जल विहार में जब हम घूम रहे थे और हाउस बोट में रह रहे थे तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो उसके बाद हमने क्या निश्चय किया, और यही बात यहाँ पर बहुत मायने रखती है। यहाँ पर आप चाहे तो आप ऋषिकेश का वर्णन कर सकते हैं कि आप राफ्टिंग के लिए कितना आगे निकल गए और किस तरह से आंधी तूफान, वहां पर उस तूफान में आप फंस गए, काफी आगे निकल गए थे। फिर जब आपकी आंख खुली तो आप लोग अस्पताल में थे, आप सभी मित्रों को बचा लिया गया था। तो ये सब बातें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और किस तरह से आपने उनकी मदद की, ये बात भी आप लिखेंगे। तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? मैं जो डल झील वाली जो बात कर रही थी, मैं वापस वहां पर आती हूँ कि एक दिन आप लोगों ने यह निश्चय किया कि आप सभी मित्र पूरे डल झील के इस पार से उस पार जाएंगे। तो उस दिन मल्लाह ने, वहां का जो मल्लाह था, उसने कहा आप लोगों से कि आज मौसम ठीक नहीं है, तो आज जाना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन आप लोग भी तो भाई, जो जो उम्र आपकी थी वो तो ना सुनने के लिए तो नहीं थी, और आप ना सुनने के लिए, हमारे आपकी जो मंडली थी वो बनी भी नहीं थी। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, जाएंगे तो हम आज ही जाएंगे, क्योंकि कल हमें वापस मुंबई की ओर जाना है, मुंबई या दिल्ली जहां भी आप रहते हैं वहां के लिए हमें वापस निकलना है। तो मेरे सभी मित्र इस बात पर पूरा जोर दे रहे थे, लेकिन मैं फिर भी उन्हें मना कर रहा था। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं उन्हें मना कर रहा था। हमारे सभी पांचों मित्रों में या 6 मित्रों में एक मैं ही था जिसे तैरना आता था, और किसी को तैरना नहीं आता था। तो हम निकल पड़े, मैं था और मेरे मित्र थे। और चूंकि हम मतलब इतने बड़े थे कि अपने आप को संभाल सकते थे, अपनी देखरेख कर सकते थे, इसीलिए हमारे शिक्षकों ने भी हमें जाने की अनुमति दे दी थी। तो हम निकल पड़े। आधे रास्ते से जब हम आगे पहुंचे, आधे झील आधा पार करके जब हम आगे उस किनारे से करीब, हम होंगे करीब आधा किलोमीटर हम और दूरी पर होंगे किनारे से, तट से, यानी झील के तट से, अचानक बहुत तेज आंधी आने लगी। और बादल के जो टुकड़े थे वो ऐसा लग रहा था मानो कि हमें छू छू कर निकल रहे हों। वह दृश्य बहुत ही सुहावना था, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक दृश्य भी था, क्योंकि हमारी नाव मानो अब उलट जाएगी कि तब उलट जाएगी, कहा नहीं जा सकता था। और वास्तव में हमें, हमारा जो मल्लाह था वो हमें बहुत धीरज दे रहा था, बहुत धीरज बंधा रहा था कि बच्चों अपने आप को संभाल कर रखो, नाव के किनारे को पकड़ कर रखना, देखो हम सभी की जान बच जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ कि नाव, मतलब आंधी इतनी तेज थी कि नाव, हमारी जो नाव थी वह उलट गई, और हम सभी के सभी एक झटके में पानी के अंदर थे। मुझे तैरना आता था, मैंने झटपट, नाव तब तक सीधी हो चुकी थी, मैंने झटपट अपने कम से कम 2 मित्रों को, मैंने उनके सिर को उनके बालों से पकड़ करके ऊपर की ओर खींचा, और उन्हें नाव पर उन्हें व्यवस्थित मैंने रखा। पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि मेरे शरीर, मानो मेरे शरीर में के अंदर जो मेरा रक्त है वह भी जम गया हो। तैरने के लिए हाथ उठाता था तो हाथ भी नहीं उठ पा रहा था मेरा। लेकिन उसके बाद भी, एक मित्र की जान बचाने के बाद, मैं दूसरे मित्र की ओर, और आंधी भी इतनी तेज थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था, ऊपर का सिरा नजर नहीं आ रहा था। और किसी तरह से मुझे दूसरा मित्र भी नजर आया, मैंने उसे भी उठा करके नाव के अंदर डाला। मल्लाह भी तब तक 2 मित्रों की जान बचा चुका था। अब एक मित्र की तलाश में हम दोनों थे, और तब तक मैं खुद, मेरी आंखें कब बंद हो रही थी मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरा पूरा शरीर सर्द हो रहा था, मेरा पूरा शरीर मानो ठंड से जकड़ रहा था, क्योंकि इतनी ठंड की मुझे आदत भी नहीं थी। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली, तब मैं जम्मू के एक अस्पताल में था। आंख खुलते ही जो मैंने सबसे पहला काम किया, वह मैंने अपने मित्रों के बारे में पूछताछ की, और फिर नर्स ने मुझे बताया कि आपके सभी मित्रों की जान बचा ली गई है,
और जो जिस मल्लाह ने धन्यवाद, उसने धन्यवाद मल्लाह को भी उसने धन्यवाद देते हुए कहा कि उसी की वजह से आपकी भी जान बच पाई है। और थोड़ी देर के बाद मेरे सारे शिक्षकगण और वो जो मल्लाह था वो भी आया। मल्लाह ने मेरी खूब प्रशंसा की, मेरी खूब तारीफ की उसने, और मुझे कहा कि अगर ये इतने मतलब धैर्य से और इतनी वीरता से अगर ये बहादुरी नहीं दिखाते तो शायद हम सभी मित्रों में से एक दो मित्रों का मिलना मुश्किल था। और अपने आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। और वो पूरा चित्र, पानी के अंदर जो संघर्ष करते हुए मैंने अपने मित्रों की जान बचा और मैं अपने होश खो बैठा था, वह पूरा चित्र मेरी आंखों के आगे सहसा नाच जाता है, और इसीलिए इस दिन को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने इसकी चर्चा की। लगभग आसानी से आप 200 शब्दों में आप इसे लिख लेंगे। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है ये भी इतना ही आसान है। प्रश्न है कि भारत की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे संसार का अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो, वह जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। भारत की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे संसार का अद्वितीय देश बनाती है। तो हमें लिखनी है भारत की विशेषताएं, ऐसी विशेषताएं जो इसे इनक्रेडिबल इंडिया बनाती है। लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो भारत के विकास में बाधक है। तो हम चुनौतियों को लिखेंगे, यानी हमारे सामने कौन से ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसी चुनौतियां हैं जो भारत के डेवलपमेंट में एक ऑब्स्टिकल की तरह, एक बाधा के रूप में है। आपके अनुसार हमारे देश के सामने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं। तो ये बातें जो जनरल हैं, और हमारे अनुसार यानी एक स्टूडेंट के अनुसार इस हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे देश के विकास में बाधक है। बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है भारत की क्या विशेषताएं। तो एक मैंने आपको पहले ही कहा, हमें सबसे पहले भूमिका लिखनी है, भारत के बारे में भूमिका लिखनी है। हम चाहे तो यहाँ पर हम एक स्लोगन से, एक नारे से हम यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं कि जैसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, वैसे ही हिंदी में हम भारत के बारे में यहाँ पर एक स्लोगन से हमारा, आप इस नारे से शुरुआत कर सकते हैं। भारत न्यारा देश हमारा, मुझको है सबसे प्यारा। या फिर कवि इकबाल जी के द्वारा कही गई जो पंक्तियां हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, तो आप उन पंक्तियों को भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न है कि भूमिका में हम क्या लिखेंगे। तो भारत पूरे विश्व में अद्वितीय है। भारत की विविधता, विविधता मतलब भारत में जो अलग अलग बोली बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती हैं, धर्म है, ये सारी बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। कौन कौन से धर्म है ये लिखिए यहाँ पर, भारत में कौन से धर्म है, कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, यहाँ का जो यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य है भारत में, कहाँ कहाँ पर्यटन स्थल है, तो यहाँ के धर्म की बात करेंगे हम, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पर बोली जाने वाली बोलियों के बारे में बात करेंगे, यहाँ की भाषा की बात करेंगे हम, बोलियों के बारे में बात करेंगे, भाषा के बारे में, यहीं पर भाषा भी लिख रही हूँ मैं, भाषा के बारे में बात करेंगे, यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है, हम प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ का पहनावा, तो भारत का जो पहनावा है वो आप जिस भारत के जिस कोने में चले जाए वो अपने आप में बहुत सुंदर है। अगर आप केरल में जाएंगे तो वहां का पहनावा देखते ही बनता है। आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, आप कश्मीर में चले जाइए, आप पंजाब आ जाइए, इधर महाराष्ट्र में आ जाइए, तो हर जगह का जो पहनावा है, भारत का जो पहनावा है वह अद्वितीय है। तो हमने बोलियों की बात की, भाषा, धर्म, प्राकृतिक छटा, पहनावे के बारे में हमने बात की। उसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें समेटना भी है और समय का भी ध्यान रखना है हमें, हम योग के बारे में बात कर सकते हैं, हम अपने 4 वेदों के बारे में बात कर सकते हैं, हम अपने देश के महापुरुषों के बारे में, ऐसे महापुरुष हुए हमारे देश में जिन्होंने पूरे विश्व को
अहिंसा का, सत्य का पाठ पढ़ाया है। हम गांधी जी की बात कर सकते हैं, हम विवेकानंद जी के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये बातें हो गई, कौन सी बातें? भारत की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे संसार का अद्वितीय देश बनाती है। यहाँ पर आप एक बात और कहेंगे कि भारत हमेशा से अहिंसा का प्रसारक रहा है। अहिंसा का प्रसारक मतलब जो अहिंसा के मार्ग को जो फॉलो करे और अहिंसा को जो फैलाए। तो ये बातें हो गई। लेकिन अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। किंतु कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो भारत के विकास में बाधक हैं। तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं हमारे सामने जो हमारे देश के विकास में बाधक है? सबसे पहली बात जो है वो है जातिवाद। जातिवाद मतलब मैं ऊंचा जात का हूँ, तुम नीचे जात के हो, ये जातिवाद, कास्टिज्म जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है रंग भेद। रंग भेद की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद है प्रांतवाद। प्रांतवाद आज भी आसाम और जो मेरे वांद नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा, ये डॉट नहीं आएगा यहाँ पर। प्रांतवाद, प्रांतवाद मतलब हम एक देश के हैं रहने वाले, एक देश के निवासी हम, लेकिन फिर भी हम अपने प्रांतों को लेकर के, तेलंगाना आंध्रा लड़ रहा है, उधर सिक्किम और जो आसाम है उनके बीच में, जो मिजोरम है उनके बीच में झगड़ा चल रहा है अपने प्रांतों की सीमाओं को लेकर के। तो ये बातें हमें आंतरिक रूप से कमजोर करती हैं और इसीलिए हमें इन बातों को जड़ से, इन समस्याओं को हमें खत्म करना है। अब तीसरी, अब सब यहाँ लिख देंगे तो हम अंतिम पॉइंट में क्या लिखेंगे? इसीलिए हम कई समस्याओं को हम यहाँ लिखेंगे। तो मेरे अनुसार यदि हम साक्षरता यानी साक्षर करें अपने देश के नागरिकों को, तो हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। गरीबी को हटाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा उपाय हमें अपनाना चाहिए कि हर एक इंसान अपने पांव पर खड़ा हो सके। भले वो उसके पास बहुत सारी ऊंची ऊंची डिग्रियां ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो भूखे पेट ना हो सोए। तो कुछ ऐसा हमारे पढ़ाई की, जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज है वो ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक इंसान अपने पांव पर खड़ा हो सके। तो अगर हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे, इन समस्याओं को हम सुलझाएंगे, तो हमारे देश के विकास, देश को मतलब और विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे आप। और फिर एक आप यहाँ पर कंक्लूजन भी लिखिए कि इस प्रकार से हमारा देश प्राचीन काल से ही जो है, हमारा देश पूरे विश्व में अग्रणी रहा है, विश्व गुरु माना जाता है हमारे देश को। तो अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम फिर से उसी श्रेणी में वापस हम आ सकते हैं। तो ध्यान में रखिए इन बातों को और इस तरह से हम इसे पूरा करें। अगला प्रश्न है, कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना जो विचार है वो आपको प्रस्तुत करना है। और अक्सर इस प्रकार के प्रश्नों को सही तरीके से लिख पाने में आप नहीं लिख पाते। अगर आप समझ पाते हैं इसे तो आप लिखिए, नहीं तो आप ऐसे प्रश्नों को आप मत लिखिए। इसके बाद फिर से मौलिक कहानी, मैंने पहले भी कहा था, ओरिजिनल स्टोरी अगर आपको आती है, स्टोरी लेखन, आप कहानी लिखने की विधा में आप बहुत पारंगत है, आप बहुत अच्छे हैं, तो आप जरूर कहानी को लिखिए। नहीं तो ऐसे जो प्रश्न है उनको आप अटेम्प्ट मत कीजिए। जो मैंने पहला और दूसरा बताया वो कीजिए। वैसे बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते हुए, मतलब अगर आपने जैसा जैसा अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा? अगर आपने हम बहुत ज्यादा पानी बर्बाद कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमें स्वच्छ वायु, जो ऑक्सीजन है, शुद्ध हवा हमें मिलेगी? तो वैसे ही कोई कहानी लिखनी है जिसमें एक ऐसे परिवार के बारे में आप लिख सकते हैं कि जहाँ पर एक बच्चे ने देखा है कि उसके जो माता पिता है वो अपने दादा और दादी का सम्मान नहीं करते, बात बात पर उन पर कटाक्ष करते हैं, छोटी छोटी बातों को के लिए उन्हें डांटते हैं, डपटते हैं, उन्हें खाने के लिए तरसाते हैं। आप वहाँ पर नाम दीजिए बच्चे का, उसके माता पिता का एक एक नाम दे दीजिए। और उसके बाद कहानी को आप वहाँ पर आगे बढ़िए कि पिताजी ने, जब दादाजी का जब चश्मा टूट गया, तब जो बच्चे की, जो राहुल की जो माँ थी, उसने दादाजी पर कटाक्ष किया और कहा कि हाँ हाँ, पैसा तो है ही हमारे पास बहुत सारा, बस उड़ाइए पैसा, तोड़िए और चश्मा। तो इस तरह से आप वहां पर लिख सकते हैं। और आज जब दादाजी और दादाजी तो नहीं है, पर जब राहुल बड़ा हो गया है और उसके जो माता पिता है वे अब वृद्ध हो गए हैं, तो उसका भी व्यवहार वैसा ही है।
तो इस तरह से आप एक मौलिक कहानी की तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि पहला और दूसरा जो प्रश्न है उसको ही फॉलो कीजिए, गाइडलाइन वाले प्रश्नों का फॉलो कीजिए, नहीं तो आप चित्र वर्णन आप कर सकते हैं। सबसे आसान वही होता है, चित्र वर्णन भी होता है। यहाँ पर एक समाज की एक कुप्रथा का वर्णन किया गया है। हमारे भारतीय समाज में कई रीति रिवाज ऐसे हैं जिनको जड़ से हटाने की जरूरत है। आप एग्जाम्पल दीजिए, कौन से ऐसे रीति रिवाज है? जैसे आप कह सकते हैं सती प्रथा को, जिसे हटा दिया गया है, दहेज की प्रथा को हटाने के बाद भी, कानूनन अपराध होने के बाद भी वो कैसे धड़ल्ले से चल रहा है, जारी है। और यहाँ पर है बाल विवाह। तो बाल विवाह के क्या नुकसान है, बाल विवाह से हमारे देश में क्या समस्याएं आएंगी, बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या समस्या आएंगी, आगामी पीढ़ी को क्या समस्याएं होंगी, क्यों इसे जड़ से हटाना जरूरी है। आप चाहे तो यहाँ पर एक कहानी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस चित्र को देखकर। इसके बाद है प्रश्न पर पत्र की ओर हम बढ़ते हैं। शीतकालीन अवकाश, विंटर वेकेशन, शीतकालीन, अगर यही ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्मावकाश होता तो वो होता समर वेकेशन। तो प्रश्न है कि शीतकालीन अवकाश में आप अपने परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल की सैर करने के लिए गए थे। आपकी छुट्टियां कैसी बीती उसका वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो मित्र को पत्र लिखना है, सबसे पहले विषय जरूर लिखिए। यहाँ पर विषय मतलब 2-3 वर्ड्स में लिखिए। जब आप उत्तर क्रमांक 2 लिख रहे हैं, उत्तर 2, तो विषय लिखिए, सिर्फ 3 शब्द लिखिए। पत्र मित्र को पत्र आप लिख रहे हैं, तो आप कहाँ गए थे उस बात की चर्चा कीजिए। सपरिवार गए थे, किसी पर्यटन स्थल पर के लिए गए थे, तो वो पर्यटन स्थल क्योंकि शीतकालीन अवकाश है, तो ऐसे समय में आप राजस्थान जा सकते हैं, आप जयपुर घूमने के लिए जा सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप मनाली कुल्लू जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप वो लिखिए। यहाँ पर आगरा घूमने गए थे। तो आपकी छुट्टियां कैसे बीती, आपने कहाँ कहाँ कैसे आरक्षण करवाया आपने, उसके बाद कैसे वहां से आगे गए। 7 से 8 वाक्य आप वहां पर सीधे लिखिए कि आप हवाई जहाज से जब आप उतरे और आपने आगरा की सड़कों को देखा, या आप कुल्लू मनाली की सुंदरता आपने देखी, तो आपकी आंखें एकदम वहां फटी की फटी रह गई वहां की सुंदरता देख करके। फिर वहां की घाटियों की सैर करने में बहुत आनंद आया, और ऐसा लग रहा था कि मानो वहां के जो बादल हैं, जब आप कुल्लू मनाली के पहाड़ों पर जब आप गए वहां पर, तो या नैनीताल लिखिए, मसूरी लिखिए, वहां से आपने ये सूर्योदय और सूर्यास्त आपने वहां से देखा, और वह दृश्य मानो कैमरे में तो कैद आपने की ही, मानो आपकी आंखें जो है वो भी मानो एक आपकी आंखों में भी वह दृश्य कैद हो गया है। तो अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है, मित्र को सुझाव दीजिए कि हाँ भाई, हम भी आगे जाएंगे, आगे कभी हम भी योजना बना करके इस स्थल का भ्रमण हम फिर से करने के लिए यहाँ पर आएंगे। और चाहे तो आप 2-3 वाक्यों में आप यहाँ का खान पान लिख सकते हैं, वेशभूषा का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि 8 मार्क का है इस बार पेपर, तो यहाँ पर लिफाफा भी जरूर बनाइए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, साहित्य सागर से 4 चैप्टर्स लिए गए हैं। ऋण के बोझ से कौन दबा हुआ था, वह किस धर्म संकट में था। जब हम बड़े घर की बेटी पढ़ते हैं तो उसमें आनंदी 4 बहनें थी और आनंदी सबसे छोटी थी, और आनंदी के पिता जो भूप सिंह थे, वो पहले से ही ऋण के बोझ से दबे हुए थे, क्योंकि अपनी बड़ी जो उनकी जो 3 बेटियां थी उनके विवाह के लिए उन्होंने ऋण लिया होगा, तो वे ऋण के बोझ से दबे हुए थे। और अब अपनी चौथी बेटी आनंदी का विवाह अच्छे घर में तो करना चाहते थे, लेकिन और ऋण नहीं लेना चाहते थे। तो क्योंकि अभी अभी हम मैंने आपको बताया कि दहेज प्रथा जैसे एक कोड है हमारे समाज का, तो दहेज कैसे दे, कहाँ से दे, और हम ऋण ले, वे किसी से ऋण ले, तो इसी धर्म संकट में थे कि बिना ऋण लिए वे कैसे अपनी बेटी आनंदी का विवाह बहुत उच्च घराने में करें, या कैसे विवाह करे उसका। तो इसी धर्म संकट में थे, वे बिल्कुल यह नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी आनंदी के साथ वे अन्याय करे, और किसी भी मतलब राह चलते इंसान से या किसी भी मतलब अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ अपनी बेटी का विवाह वे कर दे। तो वे इसी धर्म संकट में थे, क्योंकि अगर उच्च घराने में विवाह के लिए सोचते तो उन्हें ऋण लेना पड़ता, और इसी ऋण को वे नहीं लेना चाहते थे, तो यही इसी धर्म संकट में थे। दूसरा प्रश्न है, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। यह संवाद किसने, बेनी माधव सिंह ने,
किसके लिए? आनंदी के लिए। और क्या देखकर कहा है? तो जब लाल बिहारी सिंह को श्रीकंठ सिंह ने गले से लगा लिया, उसे माफ कर दिया। जब लाल बिहारी सिंह घर छोड़कर जा रहा था और तब श्रीकंठ सिंह ने क्या किया? श्रीकंठ ने आनंदी के कहने पर उसने उसे गले से लगा लिया, उसे माफ कर दिया। तब आनंदी के लिए बेनी माधव सिंह ने उपर्युक्त कथन कहा है। तीसरा प्रश्न, लेखक को हरिद्वार स्टेशन पर कौन लेने आया था? तो दीनानाथ लेने आए थे। कौन थे दीनानाथ? ये बाबू श्यामला कांत जी के सबसे बड़े बेटे थे। लेखक ने उसे नौकरी प्राप्त करने के लिए किसकी सहायता लेने का सुझाव दिया था? मैंने आपको इसके पहले के भी मेरे जो और भी वीडियोस उसमें भी मैंने बताया था आपको। रोजगार कार्यालय में नामांकन कराने की बात की थी कि रोजगार कार्यालय में वो अपना नाम क्यों नहीं लिखवा लेता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को हम कहते हैं रोजगार कार्यालय। तो उन्होंने उसे रोजगार कार्यालय में नामांकन कराने के लिए कहा था। ये किसने कहा था? यह लेखक ने कहा था। कौन है लेखक? पर्वतीय जी। अगला प्रश्न, बाबू श्यामलाकांत के परिवार की कहानी के माध्यम से लेखक क्या समझाना चाहते हैं? संक्षेप में लिखिए। तो बाबू श्यामलाकांत जी के परिवार के कहानी के माध्यम से लेखक बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम के बारे में बताना चाहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो मतलब परिवार में जो जरूरत से ज्यादा जब बच्चे हो जाते हैं, तो बचपन में भले ही वे बच्चे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ खेलना, उनका तुतलाना, उनके साथ बोलना अच्छा लगता है, लेकिन बाद में यही बच्चे एक बोझ के समान, एक परेशानी और एक समस्या के समान बन जाते हैं। और अगर प्रत्येक परिवार में इतने ही ऐसे ही बच्चे, इसी तरह से इतने ज्यादा बच्चे अगर होते रहें, तो यह किस तरह से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, एक विकराल समस्या का रूप ले रही है। इसी बारे में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि खाने मतलब राशन की दुकान पर जाने के बाद राशन नहीं मिल रहा है, दर्जी के पास चिरौरी करने के बाद भी दर्जी जो है वो कपड़ा नहीं सिल रहा है, स्वास्थ्य जो अधिकारी है, जो डॉक्टर है, उसके पास रोगियों को देखने का समय नहीं है, और जो हमारा जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है वह खराब होता जाता है अगर परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। इसीलिए कम परिवार, सीमित परिवार ही सुख का आधार है। लेखक यही बात समझाना चाहते हैं। तो इसके बाद हम अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जो बोर्ड पैटर्न है, जो बोर्ड पूछने वाला है, वह चारों कहानियां जो हैं उनसे प्रश्न पूछेगा। हालांकि इस पेपर में 2 प्रश्न बड़े घर की बेटी से पूछा गया है और 2 भीड़ में खोया आदमी से पूछा गया है। ये जिस विद्यालय का पेपर है उसमें इस तरह से उन्होंने पूछा है, पर आपका जो बोर्ड का पेपर होगा, ये एग्जैक्ट बोर्ड पैटर्न नहीं है ये, उसमें चारों ही कहानियों से प्रश्न पूछा जाएगा। चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए। सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, टीचर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी